सफ़र मन किस्त नंबर 13 का पहला हिस्सा मादूर की कलम से माखूज लिखा रहे ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। शनाया घर छोड़कर जा रही थी कि उसको महसूस हुआ कि बाकर ज़मान की दूसरी गाड़ी भी गुजरी है, मगर वो उसका वहम नहीं था, एक हकीकत थी। वो वहीं था, दूसरी गाड़ी में। शनाया ने बेचैन होकर शीशे से बाहर झांका, पर तब तक उसकी गाड़ी क्रॉस कर चुकी थी। सिर्फ हाथ की झलक को शनाया की नम आंखों ने छुआ था, जो उसने शीशा खोले ऊपर रखा हुआ था। शनाया मायूसी होकर पीछे हटकर बैठ गई और अपनी अबतर सांसों को बहाल करने लगी थी। अगले 20 मिनट बाद गाड़ी एक खूबसूरत आनी गेट के सामने रुकी। शनाया उतरी। गफूर ने डिग्गी से बैग निकाल कर दिया और खुद गाड़ी में सवार होता चलता चला गया। पहली बार शनाया को इस घर की बैल देने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए झिझक सी महसूस हुई थी। चंद पल वो वहीं खड़ी लब काटती रही। अजीब कश्मकश थी, और वो कश्मकश अंदर सबसे पहले पूछे जाने वाले सवाल की थी। वो क्या कहती, क्या बताती कि बाकर ज़मान ने उसे शादी वाली रात ही नशा देकर हवेली भगवा दिया था और पलट कर खबर भी नहीं ली थी? नहीं, वो ये सब नहीं बता सकती थी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अगले ही लम्हे थूक निकलकर खुश्क पड़ता हलक तर किया और लरजते हाथ से डोरबेल बजाई। एक बार, दो बार, और दरवाज़ा खुल गया। सच छुकर दरवाज़ा मुलाजिम ने खोला था, घर के किसी मकीन ने नहीं। खामोशी से दरवाज़ा अबूर किया, बेहद भारी कदम उठाती आगे बढ़ी। बहुत मुश्किल था सबके सवालों के जवाब देना, और ऐसे में जब वो बाकर ज़मान की मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ चुकी थी, खुद को भूल बैठी थी। उसे अब यह हरगिज़ गवारा नहीं था कि बाकर ज़मान को गलत समझा जाता। उसकी इज़्ज़त में फ़र्क आता, उसे लेकर किसी के दिल में मैल आता। बहरहाल मुश्किल सफ़र का इंतखाब किया था शनाया ने, बेहद मुश्किल। मोहब्बत के सफ़र में ज़िल्लत, रुसवाई, निदामतें, दर-दर की ठोकरें, ये मुक़द्दर होती है, मगर इंसान पलटता फिर भी नहीं, बस आगे ही बढ़ता चला जाता है, बग़ैर सोचे कि उसकी मंज़िल क्या होगी। और शनाया अब मंज़िल की आस यहाँ लेकर आई थी, हासिल नाहासिल को कहीं पीछे छोड़कर आ गई थी, हिजर के खौफ से डर को झेल कर आई थी। अब जुदाई लफ्ज़ की तकलीफ़ से तकलीफ़ नहीं देती थी, ये मीठी तकलीफ़ से भाग गई थी। ये मोहब्बत का सफ़र है भी तो ऐसा ही। इसमें कब कहाँ अपना आप छूट जाता है, पता ही नहीं चलता। कतरा कतरा ज़ात फ़ना होती रहती है। मोहब्बत रगों में मानंदे खून गर्दिश करने लगती है, और इंसान को पता तक नहीं चलता। और जब पता चलता है तो वो खुद को खो चुका होता है, और उसके अंदर सिर्फ महबूब रह गया होता है। लाउंज की सीढ़ियों का सफ़र समेटकर वो अपने कमरे के सामने रुकी। वो मुतमईन थी, उसे किसी ने नहीं देखा था। शायद सब सो चुके थे और फिलहाल किसी का सामना करना भी नहीं चाहती थी। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, वो खुला नहीं। शनाया मुश्किल में पड़ी। चंद लम्हे आगे सिरक गए, तभी अब्रिश ने उसे शनाया कहकर आवाज़ दी। शनाया पलटी नहीं, वहीं आके सख्ती से मीच गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। कैसी हो? अब्रिश ने उसे कंधों से थामा। अंदाज खुशगवार था, लहजे में खुशी का भरपूर एहसास था। ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ? ये पूछते हुए दरवाज़ा दोबारा खोलना चाहा। अब्रिश की तरफ नहीं देखा, कहीं वो आंखों में छुपी गम की तहरीर पढ़ ही न ले। रुको, मैं चाबी लाती हूँ, ये लॉक है। वो पलट गई, और अगले चंद सांतों बाद चाबी लाकर अब्रिश ने दरवाज़ा खोला। शनाया ने अंदर कदम रखा, सीधी बेड की तरफ बढ़ी और वहीं पांति की तरफ टांगे लटका कर बैठ गई। अब्रिश ने बैग एक तरफ रखा और पलट कर गौर से शनाया के सरापे का जायजा लिया। वो सादा शलवार सूट में थी, सर्दी के पेश नज़र शाल ओढ़ रखी थी, जो अब सर से सरक कर कंधों पर आ गई थी। उसने बालों की चुटियाँ बना रखी थी, बेरौनक, सर्द सा सता हुआ चेहरा, झुकी आंखों में झिलमिल करते आंसू। अब्रिश एक पल में हैरत के गहरे अंधेरे घड़े में जा गिरी थी। ये तुम हो शनाया? मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या हालत बना रखी है? तुम वो शनाया नहीं हो जो 5 माह पहले यहाँ से गई थी, लाल जोड़े में? तो अब तो क्या अब तक लाल जोड़ा ही पहने रखना था? जवाबन पूछा। मुस्कुराहट की रमकदार आई थी। नहीं, पर इसका रंग इतना गहरा होता है कि 5 में तो क्या 5 संधियों में भी ना उतरे। और तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम पर कभी लाल रंग चढ़ा भी था। लहजा उदास था। अपनी अपनी किस्मत की बात है, धीमे लहजे में कहा। अब की किस्मत? तुम कब से किस्मत पर यकीन करने लगी? अब करने लगी हूँ, और मान गई हूँ, कोई जितना भी तेज भाग ले, अपनी किस्मत से आगे नहीं निकल सकता। मॉम डैड कहाँ है? शरारा ने मौसम बदला। लंदन, मुख्तसर जवाब दिया। कब गए? मजीद पूछा।
2 वीक पहले। आ जाएँगी 1-2 दिन में। तुम इधर सीधी होकर बैठो, मैं हम बात को बताती हूँ। नहीं, उसे जगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रात हो गई है। शनाया ने वॉक ला के तरफ देखा जो 11 बजा रही थी। अब्रिश बस उसे तके जा रही थी। उसका सरापा चेहरा, लबो लहजा, अल्फाज का चुनाव तक बदला हुआ था। नया था। अब्रिश ने मज़ीद को बहस करना मुनासिब नहीं समझा और उसे आराम करने का कहकर चली गई। शनाया ने बेडरूम से टेक लगाकर निगाहें कमरे में फेरी। वो वैसे का वैसा ही था, साफ सुथरा, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद। ऐसा ही वो छोड़ कर गई थी, मगर वो खुद अब पहले जैसी नहीं रही थी जैसे 5 माह पहले थी। उन गुजरे 5 माह में उसने सदियों का सफ़र तय किया था। उसने खुद को खोया था और फिर खुद ही को पा लिया था। इस खोने और पाने के दरमियान के सफ़र में उसने एक और साथ को जाना था, पहचाना था और उसके होने का यकीन किया था। दिल ने बारहा इकरार किया था वो अल्लाह की बाबरकत साथ थी। ज़ाहिरी सफ़र तो हर कोई करता है, मगर बातनी सफ़र हर कोई नहीं करता। ये सफ़र हर किसी को नसीब नहीं होता। बातनी सफ़र का मुसाफिर इस कायनात को एक अलग ही नज़र और ज़ाविये से देखता है और उसे उस कायनात की ज़ाहिरी के अंदर एक और कायनात छुपी हुई दिखाई देती है। वो कुदरत के असूल कवानीन देखता है, समझता है, परखता है, तदबीर करता है। इन असूल कवानीन के अंदर छुपे राजों के मायने खोजता है। वो देखता है कि कुदरत का कानून है कि आग लगे तो जलाएगी, मगर उसे साथ ये भी दिखाई देता है कि अगर ना आग ना दही नहीं, गुलजार भी है। जैसे नमरूद की दहकाई आग हज़रत इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई थी। जिस रास्ते से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खैर आफियत से गुजर गए, फ़िरौन वही गर्क हो गया। रास्ता तो एक ही था, मगर फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन तो जंग हार गए थे, फिर उनकी जीत की गूंज आज तक कैसे सुनाई देती है और रोज़ हमेशा तक सुनाई देती रहेगी। कैसी कायनात है ये? इस कायनात के अंदर छुपी एक और कायनात, दुआओं, मोजज़ों की कायनात। हस्ब मामूल इसकी आँख फजर के वक़्त खुल गई थी। वो उठकर बैठी, बिस्तर छोड़ा, ग्लास विंडो के नफीस से पर्दे हटाए, फिर विंडो खोल दी। अल्लाह अकबर की बुलंद सदा उसके कानों में पहुंची। वो बेचैन सी हुई, ग्लास डोर खोला, बाहर बालकनी में जा खड़ी हुई। अजान सुनने लगी। अजान खत्म हुई। वो कमरे में आई और बिस्तर के करीब न जा सकी। बेआरामी में टहलने लगी। आखिर वो फैसले पर पहुंच गई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वज़ू करने लगी। उसका सही तरीका नहीं था, बस जो धुंधला सा अक्स था उसी के मुताबिक वज़ू किया और कमरे में वापस आई। वहाँ कोई जान नमाज या मुसल्ला नहीं था। उसे खुद पर अब तक की गुजरी ज़िंदगी पर अफ़सोस हुआ। वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी, धुली हुई शीट निकाली और उसे बिछाकर नमाज की नीयत से खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़े। कुछ सीन में वाज़ह था नहीं, सब कुछ धुंधला था। इस धुंध पर से पर्दा हटना भी बाकी था। इसका पूरा वजूद काँप रहा था, टांगें लरस रही थीं। ताज्जुब की इंतहा थी। दिसंबर की अवान सर्दी में वो भी फजर के वक्त शनाया की कनपटियों से पसीना बह निकला था। वो कुछ नहीं पढ़ सकी, बस कलमा शहादत पढ़ती पढ़ती बैठती चली गई और फिर सर सजदे में रख दिया। वो जबान से कुछ बोली, लब हिले ही नहीं। बस मन था जो कलमा पढ़ रहा था और आंसू उसके गम की रुदात सुना रहे थे। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। ये आंसू उसके अंदर के मैल कुचैल को साथ बहाए ले जा रहे थे और वह हल्की फुल्की सी होती जा रही थी। चंद दिनों से उसके अंदर मचलती ख्वाहिश, आरज़ू ये पूरी हो गई थी और वो बारगाह इलाही में पेश हो गई थी। इस वक्त कोई और भी था जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ था। वो गांव की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज़ पढ़कर सबसे दुआ सलाम करता, मुस्कुरा कर मिलता वो वहाँ से निकला, सीधा हवेली आया। बीबी जी के कमरे में पहुंचा तो उसे देखते ही गुस्से से सीखवा हो गई। उन्हें रात को ही मालूम हो गया था कि बाकर ज़मान आ गया था और डेरे पर था। अब वो फजर पढ़कर बीबू जी की खिदमत में हाजिर हुआ था। क्या ज़रूरत थी रात को आने की, वो भी अकेले। मुरीद किधर मर गया था? कुछ होश किया कर पाकर ज़मान, बच्चा तो नहीं तू? बीबू जी ने एक ही सांस में दबता दबे लफ्ज़ में समझाया भी। वो पलंग पर तस्वीर लिए बैठी थी। विजय नमाज से नमाज पढ़ के उठती थी। वो पाइंते की तरफ खड़ा था, बस वहां से निकलना चाहता था। सो चला आया। लहजा धीमा था। दोनों हाथ गर्म चादर के नीचे सीने पर बांधे रखे थे। 15 साल पहले तो यहाँ से निकलना चाहता था, अब वहां से निकल आया। कोई ठिकाना है तेरा? शायद कोई नहीं। अपनी ही आवाज़ में गुम हुआ। बीबू जी तड़प सी गई। हुआ क्या है? इधर आ मेरे पास। नाराज़गी भरी लहजा नरम किया जिसमें फिक्र थी, तशवीश। वो पास आकर बैठ गया और बोला, मैं यहाँ से गया था सब कुछ छोड़ के, पर ऐसा हो ना सका। सच तो यह है कि आपने ऐसा होने ना दिया बीबू जी।
वापसी के निशान मिटाने ना दिए। हालांकि आपको मेरी ज़हनी हालत मेरी तकलीफ का अच्छी तरह पता था। जहाँ आपका प्यार मुझ तक जा पहुँचा, वहीं कुछ लोगों की नफरत भी वहाँ मुझ तक पहुँच गई। उसने किसी का नाम ना लिया, बस दुख का इजहार किया। प्यार की वह परवाह तो है नहीं तुमको। बीबी जी के सामने एक पल के लिए शनाया का पसमरदा सा चेहरा नजर आया, जो सुकून से खाली आंखें लेकर था। उन्होंने कंकर फेंका था, मगर कोई हलचल ना हुई। बकर जमान ने कुछ न पूछा। आज लगता है किसी की नफरत मेरे शेर को यहाँ खींच लाई है। बीबी जी ने इसकी बाजू पर शफकत से हाथ फेरा। वो जान गई थी वो कुछ छुपा रहा था, मगर क्या? कुछ तो ऐसा था जो रात 11 बजे वो शहर से निकलने पर मजबूर हुआ था। वो रह नहीं सका था। ये मजबूरी जिंदगी में तसलसल के साथ रहती है, अक्सर खुद मुख्तारियत पर हावी रहती है, और एक तकलीफ का एहसास को जन्म देती है। इंसान कभी एहतजाज करता है और कभी खुद को खामोशी से हालात के बहते धारे के हवाले कर देता है। चाय ही पिलवा दे, बस बखौर देखते हुए इतना ही कहा और फिर चेहरा फेर गया। हम्म। बाबानी से बीबू जी ने कहा। वो कुछ ना भी समझ कर बहुत कुछ समझ गई थी। और एक बात जो उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गई थी कि शनाया शहर बाकर जमान के पास नहीं गई थी। सो उसके मुताबिक उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वक्त के सवाल पढ़ने में बाजू का सदियां गुजर जाती हैं। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। रोशनदान से धूप का टुकड़ा उसके पास आया और फिर अगले ही पल सूरज ने आंख मिलाने की कोशिश की। सुबह की नमून के साथ ही रात की तरह की जाती रही। नई शहर के साथ ही एक हसीन सूरज आसमान पर चला नमा हो गया था, और जाके तो खुद को जमीन पर शीट पर सोता पाया। आंखें मसलती वो उठी और बेड पर आकर बैठ गई। दरवाजा खुला, हमाद अंदर आया। उसे सुबह एवरेस्ट ने शनाया की आमद का बता दिया था। उसे देखते ही शनाया खड़ी हो गई। कैसी हो? किसके साथ आई थी? ठीक हो, सिर्फ इतना ही जवाब दिया। ये ना बताया कि किसके साथ आई थी। सब ठीक है। कुछ हुआ है क्या? इतना अरसा गांव में रही बाकर ने कुछ सरसरी से पूछा। उसकी बिखरी बिखरी और बदली हालत को शायद हमार ने नोट कर लिया था, तब ये बात आगे बढ़ाई थी। नहीं, सब ठीक है। क्या होना है? मैं अपनी मर्जी से ही वहीं रही और अब आ गई हूँ। निगाहें झुका गई, हाथ मसलने लगी। झूठ बोलना मुश्किल था, पर वो भूल गई थी। ये दोहरा सितम था जो उसने अपने दिल पर किया था, भरम कायम रखने के लिए। अच्छा, अब नाश्ता करें। वो कदरे मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा कर कहा और हाथ बढ़ाया। वो आगे बढ़ी। हमाद ने उसे बाजू के हिसार में लिया। शनाया को अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। आंखें नम हुईं। उन्होंने पलकें झपक कर नमी अंदर उतारी। इससे पहले ही उसने कभी इस रिश्ते से जुड़े जज्बात, एहसासात, तहफ़्फ़ुज़ को महसूस नहीं किया था। अब क्या था तो दिल भर आया था। मैं आती हूँ, आप चलें। अलग होकर कहा। अच्छा कहकर वो चला गया और शनाया वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नाश्ते की मेज़ पर वो तीनों मौजूद थे। वहाँ खामोशी की सकूत को तोड़ने के लिए हल्की फुल्की बातें होती रहीं। शनाया भी अपना भरम कायम रखने को बातों में शामिल रही। फिर अमाद ऑफिस जाने लगा तो अफरीश भी उसके साथ ही चली गई। उसे बाजार जाना था। और शनाया बड़े से घर में अकेली रह गई थी। ये अकेलेपन और फिराक के लम्हे अजाब होते हैं। लखी हवेली में भी नाश्ते के बर्तन समेट लिए गए थे। सुबह की रौनक पलक झपकते ही दोपहर में ढलने लगी थी। अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था हर सू। दिसंबर के आगाज से ही दरख्तों पौधों पर सर्दी छा गई थी। परिंदे चहचहाते एहतजाज करते दरख्तों को छोड़कर इनको मजीद वीरान सुनसान कर रहे थे। ऐसी ही वीरानी एक इंसान के अंदर थी, और वो बाकर जमान था। इस वक्त वो बीबू जी के कमरे में था और उसने सबको वहीं इकट्ठा होने का कहा था। इस समय पर बीबू जी का शक यकीन में बदल गया था कि बाकर जमान बेसबब रात के अंधेरे में अचानक नहीं आया था। कुछ था जो बहुत अहम थे, और वो अहम बीबू जी जानने की मुंतजर थी, मुतजस्सिस थी। सब इकट्ठे हैं तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ। बहुत सोचा है मैंने और ये फैसला किया अब हम शादी को नहीं हो सकती। बाकर जमान ने गुलजार अहमद की बात पूरी होने नहीं दी। दरमियान में काट कर बोल पड़ा था। सबसे ज्यादा चौंका सुहेब था, और उसका रंग भी बदला था। बाकी सब भी बड़े आराम हुए थे। कहना क्या चाह रहा है तू? लहजा खुश्क हुआ था। यही कि अस्मा की शादी में सुहेब से नहीं कर सकता। अब जबकि मैं उसकी असलियत और उस तरफ जान चुका हूँ तो ये नामुमकिन है कि। बाकर, खुल के बात कर। हुआ क्या है? किस असलियत की बात कर रहा है तू? पहेलियां न बुझवा, सीधी बात कर। बीबू जी ने मुदाखलत की। खुद ही बता दो साहिब, तुम्हें कितनी नफरत है मुझसे, और इस नफरत में तुम किस हद तक जा सकते हो?
यहाँ तक कि मुझे जान से भी मार सकते हो। हुँ? दाँत पीसकर बाकर ज़मान मुख़ातिब था। सख्त किए, बमुश्किल। इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? कुछ नहीं किया मैंने। ज़हीब का लहज़ा मुस्तहकम था। कोई लचक, कोई कमज़ोरी नहीं थी। वो एक-दूसरे से ऐसा मुकालमा कर रहे थे जैसे कमरे में अकेले थे और कोई मौजूद ही नहीं था। मगर ऐसा था नहीं, वहाँ और लोग भी मौजूद थे, जो अब बेहद हैरान थे, शशदर थे, इन दोनों की बातों को समझ नहीं पा रहे थे। तो उसने ये नई पट्टी पढ़ाई है आपको? इसलिए गई थी यहाँ से वो? अस्मा ने अचानक आकर बेजा में दाखिल की और कड़क बेबाक बुरा तमाम लहजा अपनाया था। ज़ोहैब को बहुत आसरा मिला था मगर सुख का सांस लिया था। वो हल्का सा मुस्कुराया था। भाई-बहन आमने-सामने थे। वो जानता था अस्मा उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनेगी। जवाबी वार ज़रूर करेगी। पहले तो उससे खफ़ा था कि अनमौके पर उसने भागने से इनकार कर दिया था। मगर उसकी अब आमद ज़हीब को गनीमत लगी थी। किसकी बात कर रही हो तुम? बाकर ज़मान ने पेशानी पे बल डालते पूछा। शनाया की और किसकी? उसी ने भेजा है ना आपको? मुझे इस पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। उसे अफ़सोस था और बाकर ज़मान ने ना समझने वाले अंदाज में आईब्रो उचकाए और चेहरा फेर कर बीबू जी की तरफ देखा तो वो बोली, शनाया चली गई है यहाँ से कल रात। मगर इस बात पर बाकर ज़मान ने कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया, जैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो नॉर्मल ही रहा। वैसे भी वो कौन-सा उसके लिए अहम थी जो उसके आने-जाने, होने या ना होने से उसे कोई फ़र्क पड़ता। वो तो कभी भी उसके लिए थी ही नहीं। होते तो जाने का गम या मलाल होता। तुम नहीं जानती ये इंसान कितना धोखेबाज और फ़रेब कर रहा है तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से। आराम और तहम्मुल से समझाया। भाई आप, अस्मा ने बोलना चाहा। जाओ यहाँ से। बुकर जा। भागकर। बीबू जी ने टोका। वो अगले ही पल संभला। बीबू जी की मौजूदगी ने उसके हाथ-पाँव और ज़बान मुखफ़िल कर दी थी। वो अकेला होता तब तक ज़ोहैब का गला दबोच चुका होता। अब तो उसे मज़ीद गुस्सा था कि अस्मा उसकी वजह से सामने आ खड़ी हुई थी। बेबाकी पर उतर आई थी। उसका ज़ब्त बेज़ब्त होने के करीब था। बात क्या है बाकर? क्या बोले जा रहे थे? शुक्र कर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वरना उसने इतनी कसर छोड़ी नहीं कि इससे बात करूँ। क्या किया है उसने? नफीसा ने पूछा। कातिलाना हमला मुझ पर मरवाने की कोशिश की है इसने मुझे। मेरी जिंदगी थी जो गोली मेरे सीने की बजाय बाजू में लगी, लेकिन बेहतर था सीने के आर पार हो जाती। उसने अस्मा की तरफ देख कर कहा, दुख से। यह अल्फाज नहीं कोई धमाका था जो सबके होश और चीथड़े उड़ा कर ले गया था। सब खुले मुंह और फटी आंखों से पाकर सामान की तरफ देख रहे थे। एक बेबूजी थी जिनकी निगाहें ज़हीब के पल-पल चेहरे के बदलते रंग पर थीं। क्या कह रहा है ये बाकर? बीबू जी ने ज़हीब से दो टक पूछा। वो बोल नहीं सका। खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। सबकी नज़रें उस पर जम गईं। वो उसके जवाब के मुंतज़िर थे। उसे कोफ्त महसूस हुई। उलझन। वो बौखलाया हुआ गोया हुआ। झूठ बोल रहा है ये? मैंने नहीं करवाया, वो तो उसने। ज़हीब हैरान था। बाकर ज़मान को सारी हकीकत का इल्म हुआ। कैसे हुआ था? उन्होंने तो बड़ी प्लानिंग से अतहर को फँसाया था। फिर कैसे? उसने किसने? बोल ज़हीब। बीबी जी ने पुरतपिश अंदाज में पूछा। वो नहीं बोला। तो इतना कैसे कह सकता है ज़हीब? अपना ही खून बहाने लगा। शर्म लिहाज कहाँ रख के भूल गया है तू? क्यों किया ऐसा? जवाब दे। नहीं करवाया मैंने, कितनी बार बताऊं? वो तो उस किसने? बात दोहराई बीबी जी। गुलजार अहमद ने भी पूछने लगा। नफीसा ने भी बाजू पकड़ा और घबरा गया। इतना ताकतवर तो नहीं था। अगर होता तो यूं छुप कर वार ना करता फिर। रिया ने करवाया है, ये जानता है अच्छी तरह। वो बुखलाहट में क्या बोल गया था ये अंदाज़ा उस पर ज़ुहैब को भी नहीं था, मगर वो अपने ही लफ्ज़ों के जाल में फंस चुका था। ये रिया कौन है? नफीसा ने लब हिलाए थे। ये है रिया। अगले ही पल बाकर सामान ने हाथ स्याह चादर के नीचे से निकाला जो उसने डार्क ब्राउन सूट पर ओढ़ रखी थी। जेब से कुछ तस्वीरें निकाली और ज़हीब पर बिछा दी और पीछे हटकर खड़ा हो गया। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए। एक तस्वीर इस बात तक पहुंची जिसमें ज़हीब ने उंगली रिया के लबों पर रखी हुई थी और मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देख रहा था। अस्मा अपने कदमों पर टिक नहीं सकी, लड़खड़ाई थी। तभी आमना आगे बढ़ी और उसे थामा, मगर उसका सहारा अस्मा ने कबूल न किया। झटक लिया और खड़े रहने के लिए दरवाजे का सहारा लिया। सबका हाल यही था। उड़ी रंगत, बेयकीनी की कैफियत, एक पल में कई रिश्तों का तकद्दुस, मान, भरम, मलिया में हो गया था सब। बीबू जी खड़ी नहीं रह सकी, पीछे हटकर कुर्सी पर ठहसी गई। वो जानती थी ज़ुहैब बाकर सामान से खार खाता है, मगर वो नफरत की इस हद से वाकिफ नहीं थी कि वो जान से मारने पर तुल जाएगा। अगले ही पल खामोश खड़े ज़ुहैब पर जो पहला हाथ उठा था वो गुलजार अहमद का था और उसके बाद नफीसा ने रोते हुए उसे धक्के मारकर कमरे से निकाल दिया।
और खुद वहीं दीवार का सहारा लिए खड़ी रोने लगी थी। सब खामोश थे, बिल्कुल चुप। ना गुलजार अहमद कुछ बोला, ना नासिर, ना इस्मा, ना आमना। सब एक दूसरे से निगाहें चुराए खड़े थे। अल्फाज खत्म हो गए थे, ये शायद बेमईनी। बाकर जमान ने चेहरे पर हाथ फेरा, खुद को संभाला और बीबू जी के पास आया। उनके सामने जमीन पर बैठ गया, सर झुकाए, और बीबू जी ने कांपता हाथ उसके सर पर रख दिया। मगर बात यही खत्म नहीं हुई थी, ये आगाज था। एक दिन पहले, आपका प्लान कामयाब रहा सही। अतर को गायब कराने के पीछे जो मकसद था वो हासिल हो गया। अब ज़ुहैब का क्या करना है? मरीब की बातों को बस खामोशी से सुनता जा रहा था। अंदाज पुरसोच था। ज़ुहैब की असलियत का ये सामने आना उसके लिए बहुत बड़ा धचका था। वो परेशान हो गया था। वो हमेशा से जानता था कि ज़ुहैब उसके खिलाफ रहता है, बोझ रखता है, मगर उसे ये इल्म नहीं था कि वो इतनी नफरत करता था कि जान से मारने से भी गुरेज नहीं करेगा। इस बात से बाकर जमान को बहुत दुख पहुंचा था। ये जैसे अंदर कहीं वार हुआ था और वो घायल हो गया था। चंद पल वो उसी कैफियत में बैठा रहा। इतने में मगरिब की अजान होने लगी और वो गहरी सांस भरता अल्लाह अकबर कहता सोफे से उठ बैठा और उसे नमाज अदा करनी थी। धोखा, फरेब, बेवफाई वो हथियार हैं जिनके जख्म इतने गहरे होते हैं कि इनका मरहम अल्लाह के दर के सिवा और कहीं से नहीं मिलता। पाकिस्तान को अच्छी तरह से अंदाजा था जब पत्थर गायब हुआ होगा तो असल दुश्मन सामने जरूर आएगा। वो दुश्मन जो रिया का साथ दे रहा था, उसके पीछे छुपकर वार कर रहा था। अतर को फंसा देकर वो जीत कर जश्न जरूर मनाएगा और उसी पल का फायदा पाकर जमान ने उठाना था। उसको सरंजाम देने की जिम्मेदारी उसने मुरीद को सौंपी थी और मुरीद ने अपने बातमाद बंदों को जिम्मेदारी दी और उसने सुराग लगाकर रिया के घर की नौकरानी को 5 लाख रुपए दिए और एक फ़ोन भी। उसे कहा उन्हें रिया और उसके साथी की तस्वीरें और वीडियो चाहिए। और जैसे ही मुरीद तक ज़ुहैब और रिया की तस्वीरें उस वीडियो तक पहुंची तो उसने खुश होकर बाकर जमान को कहा था कि काम हो गया है। और उसके बाद वो उत्तर से मिला। उसने जाने का कह दिया और अब वो बाकर जमान को एक ही फिक्र थी और वो थी अस्मा की, क्योंकि वो ज़ैब के मामले में बहुत हसास थी, इसमें बहुत एतमाद करती थी। और जब से शनाया हवेली से गई थी तब से अस्मा के रूखे रवैये से भी वो वाकिफ था और बीबी जी की परेशानियों से भी। उसके लिए फैसला बहुत मुश्किल था, मगर उसे कोई फैसला करना था। इसी कश्मकश में वक्त आगे से रखता गया और एक रात गहरी हो गई। ये रातें बड़ी अजीब होती हैं। खामोशी, सन्नाटे हम कलाम होते हैं। सकूत नगमा सराई में बदल जाता है। हकीकतों के आईनों से अक्सायां होकर हम कलाम होते हैं। शऊर के दरवा होते हैं। मगरिब ढल गई थी। वो बेचैन होकर निकल गया। उसे गांव जाना था और यही वो वक्त था जब शनाया गांव से निकली थी शहर आने के लिए। और उसने पाकर जमान की मौजूदगी को महसूस किया था, देखा था, बस उसके एक हाथ की झलक और उसकी बेताब नजरें छू सकी थी। फिर वो वहीं गाड़ियों की भीड़ में खो गया था। वो अपने वालदेन के घर आ गई थी और पाकर जमान गाँव पहुंच गया था। रात डेरे पर गुजार कर फजर की नमाज के बाद हवेली आया। बीबू जी से मिला, सबको इकट्ठा किया और ज़ुहैब की असलियत से पर्दा उठा दिया। ये सच नहीं हो सकता, मेरा ज़ुहैब ऐसा भला कैसे कर सकता है? नफीसा जब से अपने पोर्शन में आई थी शदीद इज़्तिराब में थी। कभी रोने लगती तो कभी गुस्सा करने लगती और आयशा इनको संभालने में और दबे लफ्ज़ों समझाने में लगी हुई थी, मगर बेसुध था सब। अम्मी, क्या तस्वीरें भी छोटी हैं? खुद तो देख कर आई हैं और भाई की आदतों का तो पता ही है। ज़बान तातो तले रख। तुझे तो पहले सारे जहां की बुराइयां अपने भाई में नजर आती हैं। बहाना चाहिए था तुझे तो। मुंह ना खोली अब। नफीसा ने झिड़का और फिर से सर पकड़ लिया। दूसरे हाथ से आंख से पूछने लगी, पता नहीं कौन थी वो कलमोही जो मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई, चिमड़ गई। अम्मी बस करते हैं, मुझे तो अस्मा की परेशानी। आयशा ने बोलना चाहा, क्या अस्मा नहीं मरेगी वो कोई अनहाना काम नहीं हो गया। ज़हीर मर्द है, ब्याह से पहले बन जाते हैं ऐसे ताल्लुक। नफीसा ने फिर से उसे दबका, पर बाजू वो फिर भी नहीं आई। फिर से बोली, बाकर ने तो ऐसा कभी नहीं किया। तो क्या वो मर्द नहीं? वो अभी अपना मुकम्मल जुमला नहीं पूरा नहीं कर सकी थी कि किसी ने उसे बाजू से पकड़कर चेहरा अपनी तरफ फेरा और जोरदार तमाचा उसके गाल पर मार दिया। वो लड़खड़ा गई, हाथ गाल पर रख लिया, बेयकीनी से निगाह उठाई, सामने ज़हीर था, लाल आंखें लिए उसे देख रहा था। एक लफ्ज़ और नहीं, चुप, बिल्कुल चुप। दोबारा तेरी जुबान से बाकर की हमायत में कोई जुमला न निकले, वरना जुबान हलक में नहीं रहने दूंगा। शहादत की उंगली लहराकर वार्न किया, संभाले इसको, कुछ ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है इसकी। ज़हीर ने आयशा को माँ की तरफ धक्का दिया। आगे से नफीसा ने थाम लिया, वरना मुंह के बल गिर पड़ती। वो खुद अगले ही पल कमरे से निकल गया और नफीसा ने आयशा को दिलासा देना चाहा, मगर उसने हाथ झटक दिया और आंसू हाथ की पुर्श से पहुंचती कमरे से निकल गई।
और नफीसा वहीं सर थाम कर रह गई थी। सही रास्ते से भटक जाने वालों के लिए सफ़र मुश्किल और मंजिलें दूर हो जाती हैं। ये सब, शनाया ने हैरानी से कहा। उसके सामने बेड पर कुछ पकड़े कपड़े, जायनमाज और एक अदद ऊन पड़ा था। ये सारी शॉपिंग अब्रिश करके लाए थे। क्या ये सब सब तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हैं? अब्रिश ने नरमी से कहा। शनाया ने हाथ बढ़ा कर कपड़ों के दरमियान में से जायनमाज उठा ली, गोद में रखी और नरमी से इस पर हाथ फेरने लगी। सुबह आई थी तो शीट बिछी देखी थी मैंने, सोचा तो नमाज पढ़नी होती होगी, इसीलिए ले आई हुई। सिर्फ इतना ही कहा। ये नहीं बताया कि आज ही पढ़ने की कोशिश की थी। ऐसा करो, कपड़े बदल लो, कल से यही पहने हुए हैं तुमने। अब्रिश ने उठते हुए नरमी से फकर से कहा। अभी देर नहीं कर रहा, बाद में बदल लूंगी। ये सुनते ही अब्रिश रुक गई और बोलती मुखातिब शनाया, बात क्या है? बता क्यों नहीं देती? कुछ है नहीं बताने को। क्या कहूँ? निगाहें चुराते हुए जवाब दिया। शनाया उलझी। अच्छा, मैं बाकर को फोन नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। शनाया से जल्दी में उठकर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो न समझी में झंझनाई, समझ नहीं पा रही थी कि शनाया क्या छुपा रही है। नहीं का मतलब है नहीं, बस इतना समझ लो कि बाकर के साथ सिर्फ इतना ही सफ़र करना था मैंने। अब आगे अकेले ही सफ़र करना है। उसने मजबूती से कहा। तन्हाई का सफ़र आसान नहीं होता, हर कदम बहुत भारी होता है। अब्रिश का अंदाज जुर्मानी था और पुरमलाल भी। ऐसे हम सफ़र का क्या फ़ायदा जो साथ होकर भी साथ ना हो, जो थकन से चूर डगमगाते कदमों को सहारा न दे सके, रोने को कंधा न दे, आंसू न पूंजे। फिर ऐसे हम सफ़र से तन्हा सफ़र करना बेहतर नहीं? शनाया ने ताइदी निगाहों से उसे देखा और मजीद कहा। मुझे जब सफ़र करना है, मैं उसमें अकेली नहीं हूँ। उसने पलट कर जाए नमाज पर हाथ फेरा। लहजा पूरे दिमाग और आंखों में यकीन का पानी चमकने लगा था। तो तुम वापसी के सारे निशान मिटा कर आई हो? निशान रहे मिटाने नहीं पड़ते, खुद ही मिट जाते हैं। वो जाने वालों की वापसी की मुंतज़िर नहीं रहते। बहुत गहरी बातें करने लगी हो, वो जवाबन बोली, गहरी सांस भरी और मसीद खोए हुए। हाँ, वो सोया मिली थी, मैंने उसे तुम्हारे आने का बताया है, शायद आ जाए तुमसे मिलने। ये कहकर रबिश चली गई। शनाया के लब मुस्कुराए। उसने भरपूर घुटन से सांस को फिजा के सबूत किया और सिर लब नाम दोहराया। सोई। और साथ ही मदन से मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई और आंखों में नमी से उतर आई। जोई के नाम पर ही उसके सुकून का खोल टूटने लगा था। वो आते तो शनाया ने पानी की तरह बह ही जाना था। अभी जा रही है। आज की मैंने कोशिश की है कि एपिसोड आप लोगों को लंबी दी जाए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।